हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में कंप्लीट थ्योरी और उस पर बनने वाले एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है मूल कर्तव्य और संघीय कार्यपालिका। तो सबसे पहले देखते हैं मौलिक कर्तव्यों की परिभाषा क्या है। तो ऐसे कर्तव्य जिन्हें सब समाज के नागरिकों के द्वारा पालन किया जाता हो, मौलिक कर्तव्य कहलाते हैं। आपको बता दें कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था, लेकिन 1976 में इनको सोर्सिंग समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इनके सोर्सेस की बात करें तो इन्हें सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से अडॉप्ट किया गया है और यह संविधान के भाग का में रखे गए हैं। और इसमें आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है 51A में इनका वर्णन किया गया है। आगे है सरदार सरोवर सिंह समिति। यह वही समिति है जिनकी सिफारिश पर जो मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के द्वारा यह समिति का गठन किया गया था। सरदार सरोवर सिंह समिति में टोटल 12 मेंबर थे और इस समिति ने केवल 8 ही मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, जबकि जो उस टाइम पर सरकार थी उसने 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा था। समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्य ही जोड़े। इसके बाद देखते हैं सरोवर सिंह समिति के मेंबर। जो सरोवर सिंह समिति में कुछ फेमस मेंबर्स थे उनकी बात करें, पहले हैं AR अंतुले, रजनी पटेल, SS रे और DP सिंह। ये कुछ सरदार सरोवर सिंह समिति के सदस्य हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आगे है इन्हें कब जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग का और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। लेकिन 1976 के बाद 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा का एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और इस तरह संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई है। आगे है मौलिक कर्तव्यों की सूची। जो मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें आर्टिकल 51A में रखा गया है। आर्टिकल 51A में आर्टिकल 51A में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सबसे पहला है संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। अभी इसमें राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत इसको भी शामिल कर लिया है, क्योंकि 2026 में संसद ने एक बिल पारित किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रगान का जो राष्ट्रीय गीत है उसका विरोध करता है तो वह एक कानूनी अपराध है। इसमें वंदे मातरम को भी शामिल कर दिया गया है। तो पहला है संविधान का पालन करें तथा उसकी आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करना। ये पहला मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद दूसरा मौलिक कर्तव्य है वो है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करें। यानी जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो प्रेरक हैं जैसे कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, उन सभी के आदर्शों का पालन करना चाहिए। तीसरा है भारत की संप्रभु, एकता और अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। चौथा है देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा करें। आगे है पांचवा है भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व या भाईचारे की भावना का विकास करना। छठवां है राष्ट्र की समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। जो भारत की प्राचीन संस्कृति है उसकी रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इसका उल्लेख आर्टिकल 51A के पॉइंट 6 में इसका उल्लेख किया गया है। सातवां पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास करें। आठवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना रखें।
इसके बाद है 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें व हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करें। और 11वां जो मूल कर्तव्य है जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, उसमें लिखा है कि जो अभिभावक हैं यानी जो पेरेंट्स हैं या जो गार्जियंस हैं उनका यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करवाएं। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया था। आगे है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में अंतर। तो जो मौलिक अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य हैं उनमें दो अंतर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है प्रकृति। तो जो मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं हैं उनमें पहली है उनकी प्रकृति। तो इनकी प्रकृति नागरिक एवं नैतिक प्रकृति है। और दूसरा है लागू होना। ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। आगे है कानूनी स्थिति। इन्हें कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। ये सबसे पहले है जेएस वर्मा समिति। जेएस वर्मा समिति की बात करें तो इसका गठन 1999 में किया गया था। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों सिखाने का सुझाव दिया गया। इस समिति का उद्देश्य था कि जो देश के नागरिक हैं उन्हें मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान दिया जाए। इसके बाद आती है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति का अस्वीकृत प्रस्ताव। समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रावधान करने की बात की थी, जिसे सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। यानी स्वर्ण सिंह समिति ने सिर्फ मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश नहीं की थी, बल्कि ये भी कहा था कि जो मौलिक कर्तव्य हैं अगर कोई भी नागरिक इनका पालन नहीं करता है तो उन पर जुर्माना या सजा का प्रावधान सरकार करे, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। आगे है संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका की बात करें तो वह संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक इसका वर्णन किया गया है। संघीय कार्यपालिका है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक इनका जो उल्लेख है वो किया गया है। आगे है सरकार का स्वरूप। तो जो सरकार का स्वरूप है, भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गई। भारत में जो सरकार का स्वरूप है वो संसदीय प्रकार का है। यह शासन व्यवस्था सर्वप्रथम ब्रिटेन में शुरू की गई थी। जो वर्तमान में भारत में संसदीय व्यवस्था लागू है वो उसकी बात करें तो वो सबसे पहले ब्रिटेन में उसका उद्गम हुआ था, क्योंकि भारत की जो शासन व्यवस्था है उसे अडॉप्ट ही ब्रिटेन से किया गया है, इसीलिए वो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के समान है। आगे देखते हैं लेजिस्लेचर यानी विधायिका। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। यानी जो गवर्नमेंट होती है वो संसद के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है और अगर संसद चाहे तो गवर्नमेंट को हटा भी सकती है, इसका भी प्रावधान किया गया है। आगे है संसदीय संप्रभुता। इसमें अगर जो ब्रिटेन है उसकी बात करें तो ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है। और भारत की बात करें तो भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण। संसद के किसी भी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। यानी जो भारत में संसद है उसकी जो विधि निर्माण की शक्ति है वो सीमित है, परिसीमित है। आगे है संसदीय सरकार में कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं। यानी जो संघीय कार्यपालिका है उसमें सरकार के 2 प्रमुख होते हैं। पहला है राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रधान होता है, जिसे नाम मात्र प्रधान के नाम से भी जाना जाता है।
यानी जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक अध्यक्ष तो होता है, लेकिन नाम मात्र का होता है। उसके पास कोई भी मतलब जो वास्तविक शक्तियां हैं वो सिर्फ प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। वास्तविक शक्ति इनमें निहित होती हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जो कैबिनेट होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगर लोकसभा भंग हो जाए तो जो कैबिनेट है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसका भी प्रावधान किया गया है। आगे है कार्यपालिका का मुख्य कार्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करना और शासन का संचालन करना। जो कार्यपालिका है एग्जीक्यूटिव, उसका कार्य है कि जो व्यवस्थापिका है उसके द्वारा जो जो संसद है, जो उसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको संपूर्ण देश में लागू करना कार्यपालिका का जो कार्य है। इसके बाद है राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। दोस्तों कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है। पहला है राजनीतिक कार्यपालिका जो कि अस्थायी होती है, जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित हैं, ये बड़े फैसले करते हैं। और दूसरी है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका की बात करें तो वह स्थायी होती है, लंबे समय के लिए नियुक्त होती है और प्रशासनिक सेवा और इसमें प्रशासनिक सेवक और नौकरशाह आते हैं। और इसकी बात करें तो जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों पर संवैधानिक सीमा। सबसे सबसे पहले है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 की बात करें तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी जो संघ की कार्यपालिका है या जितने भी संसद में जो एक्ट बनाए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही बनाए जाएंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसके बाद है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और मतलब जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पावर का यूज मंत्रिपरिषद की सहायता के लिए करेगा। इसका प्रावधान आर्टिकल 74 में किया गया है। आगे है कार्यपालिका के प्रकार। तो कार्यपालिका के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो संसदीय और दूसरा है अर्ध अध्यक्षात्मक। पहला है संसदीय। सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है और विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। इसके आगे है